हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में आज हम पढ़ेंगे इसके ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में। ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जो भारतीय संविधान के निर्माण की सीढ़ी बने। अगर हम बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही व्यापक है। अगर हम बात करें 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों के द्वारा जीत लेने के बाद जो भारत है उस पर सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। तभी से ऐसे कई एक्ट पारित किए गए जो भारतीय संविधान के निर्माण की सीढ़ी बने, ताकि इन एक्ट्स के माध्यम से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह भारत पर अपना सीधा शासन स्थापित कर सके और नियंत्रण रख सके। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। जो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये है एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक महत्व का है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्वेश्चन ये भी आता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है वह कब पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। अब हम बात करें कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें जो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में यह ब्रिटिश इस सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, ताकि वो भारत पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर सकें और संसदीय नियंत्रण स्थापित कर सकें। और यह जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो हुआ वह है वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है। और साथ ही इसे मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को भी इनके अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया? वॉरेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को। वो भी इनके अधीन कर। अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग की, तो ये 1750 में कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आई थी। जो वॉरेन हेस्टिंग है वो 1750 ईस्वी में कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आए थे। और बाद में यह अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, बंगाल के गवर्नर बनाए गए और बाद में से बंगाल का गवर्नर जनरल पद कहा जाने लगा। जो ये वॉरेन हेस्टिंग है, ये है बंगाल के गवर्नर जनरल कब से कब तक रहे? तो यह रहे 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे वॉरेन हेस्टिंग। 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। तो हम बात कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक कार्य को भारत पर शासन करने की और केंद्रीय प्रशासन की अनुमति मिली। इस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई, जिसके प्रथम जो न्यायाधीश थे, वो मुख्य न्यायाधीश थे, वो कौन थे? सर एलिजा एम्पलिंग। और साथ ही 3 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए, जो क्रम से हैं चैम्बर्स, लिम्बेस्टर और हायड।
कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश या प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन बने? एलिजा एम्पे बने। 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, चैम्बर्स, लिम्बिस्टर और हायड। जिसके कारण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, उन्होंने अपने निजी व्यापार करने के लिए भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना बंद कर दिया। इसी क्रम में हम आगे बात करें तो इस बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया। उसकी सहायता से 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। और इसी क्रम में हम अगले एक्ट की बात करें तो अब पारित हुआ 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया, तो वह है 1774 में पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1774 में पारित किया गया। अब ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसने क्या किया? कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक के कार्यों को अलग अलग कर दिया, जिससे दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। इसके तहत 2 जो नियंत्रण बोर्ड है वो स्थापित किए गए हुए। एक पहला है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और दूसरा जो है वह है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, ये राजनीतिक मामलों को देखता था। राजनीतिक मामलों के लिए गठित किया गया। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसका क्या कार्य था? व्यापारिक मामलों को सुलझाने का। व्यापारिक मामलों के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया व्यापारिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया राजनीतिक मामलों के लिए, जिसके तहत कंपनी को व्यापारिक मामलों के अध्यक्षन की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार जो है 1774 के पिस्ट इंडिया एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। ऐसे बहुत से एक्ट हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए गए, लेकिन हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो जो अगला एक्ट पारित किया गया वह है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया? जो ईसाई पादरी थे उन्हें पहले भारत में आने की और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति प्रदान की गई और उन्हें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। तो इसलिए 1813 का चार्टर अधिनियम भी महत्वपूर्ण है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि वह किस चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों को भारत में अपने धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। इसी क्रम में अब अगले जो अधिनियम पारित किया गया उसकी बात करें तो वह 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या था? जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल नाम मिला था, लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिकों को सैन्य और शक्तियाँ निहित थी, जिसके अंदर सभी नागरिकों की सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का पूर्ण नियंत्रण था।
तथा इस अधिनियम के तहत जो मुंबई और मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण की शक्तियाँ दी गई थी वो वापस ले ली गई, और जो भारत के गवर्नर जनरल था इसे पूरे ब्रिटिश भारत की विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए कि जो भी करेगा ये भारतीय गवर्नर जनरल करेगा। इसी के तहत अब शासन का संचालन किया जाएगा। तो भारत का पहला गवर्नर प्रथम भारतीय गवर्नर भारत का बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। तथा जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। 1835 तक गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा पर रोक लगाई वो किसके प्रयासों से रोक लगाई? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। और बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा या फिर दास प्रथा पर भी रोक लगाई। 1830 में स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा पर रोक लगाई। अब हम फिर से बात करें 1833 के चार्टर अधिनियम की, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार भी दिया गया। तथा 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की स्थापना की गई। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। अगले अगर चार्टर अधिनियम की बात करें तो 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायिका में प्रशासनिक कार्य जो थे उनको अलग कर दिया। गवर्नर जनरल की परिषद और विधायिका के प्रशासनिक कार्य को और अलग करने का कार्य किया 1853 के चार्टर अधिनियम ने। अगला जो अधिनियम है वह है 1858 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ पर लिख रहा हूँ 1858 का भारत शासन अधिनियम। जो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया, जो पहला कदम उठाया गया वह क्या उठाया गया कि जो मुगल सम्राट थे उसके पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है तभी से ताज का शासन भी लागू हुआ। मतलब जो भारत पर जो प्रशासनिक नियंत्रण था अब तक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, लेकिन अब सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तब अब है जो शासन सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो भारत में एक मंत्री परिषद का सर्जन किया गया, मतलब मंत्री परिषद का गठन किया गया जिसमें कुल 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसमें से 8 सदस्य थे वो ब्रिटिश सदस्य थे। 8 ब्रिटिश सदस्य और 7 सदस्य वो भारतीय सदस्य थे। 1758 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय परिषद का सर्जन हुआ। जिसके तहत 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश थे तथा 7 भारतीय सदस्य नहीं थे। जो 7 सदस्य थे उनकी नियुक्ति कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की गई। कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा की गई।
कंपनी के द्वारा, मतलब कंपनी के द्वारा इन 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारत पर है वो ताज का शासन कब से कब तक रहा, मतलब जो भारत पर नियंत्रण है ब्रिटिश क्राउन का, वो कब से कब तक रहा, तो जो ताज का शासन है भारत पर वह रहा 1858 से 1947 तक। ताज का शासन रहा 1858 से 1947 तक। 1858 के भारत शासन अधिनियम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब उसका नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। ध्यान दीजिए, जो 1833 का चार्टर अधिनियम था, उसके द्वारा तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वाइसराय कर दिया गया। तो इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे 1858 के समय, जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे। अब लॉर्ड कैनिंग को भारत का वाइसराय नाम मिला, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय कहलाए। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो अंतिम गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वाइसराय कौन, तो भारत का प्रथम वाइसराय है लॉर्ड कैनिंग। हुआ क्या, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तो जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल नाम दिया गया, तथा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, तथा 1858 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय पद नाम मिला, जिसके तहत भारत के प्रथम वाइसराय हुए लॉर्ड कैनिंग। अगर हम आगे बात करें तो अब आगे जो एक्ट पारित हुआ है 1861 का भारत साख परिषद अधिनियम। का भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने लगे। 1861 से पहले जो कानून निर्माण होते थे वह सीधे क्राउन के द्वारा निर्मित किए जाते थे, लेकिन 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो कानून बनाने की प्रक्रिया, इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करना शुरू किया गया। तो इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, मतलब फिर से जो है शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया, शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। और इस अधिनियम के तहत बंगाल और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पंजाब में, किन में, बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। बंगाल में विधान परिषद का गठन 1862 में किया गया, तथा उत्तरी सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। और साथ ही 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल था उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जो अध्यादेश की अवधि थी वह मात्र 6 माह थी। और क्या हुआ, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अब ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अगला एक्ट पारित हुआ 1873 का अधिनियम है। इस एक्ट के द्वारा क्या कहा गया, इस एक्ट के द्वारा यह उपबंध किया गया, मतलब ये कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसे कभी भी भंग किया जा सकता है, तथा
अगर आपसे पूछ लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार औपचारिक रूप से कब भंग किया गया, तो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। 1 जनवरी 1884 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। और एक और अगला जो अधिनियम महत्वपूर्ण है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत क्या किया गया, जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और राजस्व एवं व्यय पर बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई और प्रश्न पूछने की शक्ति भी प्रदान की गई। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम या 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसके तहत जो सांप्रदायिकता का उद्भव हुआ और पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रत्येक प्रतिनिधित्व लागू करने की बात कही गई मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल as much as possible. Thank you.